हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 2 है और हम क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ेंगे आज हिस्ट्री ऑफ चार्ज एंड हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके बुक में पहले चैप्टर में ये दिया हुआ है और हिस्ट्री ऑफ चार्ज, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तब भी आपको पहले हिस्ट्री ऑफ चार्ज पढ़ना पड़ेगा और हिस्ट्री ऑफ चार्ज की स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये हिस्ट्री ऑफ चार्ज आपको पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा चीज़ आपको कई क्वेश्चंस के आपको आंसर पता चल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका आप आंसर जान जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिफिकेशन का डिफिनेशन क्या है। अर्थ जो है एक गैंट मैग्नेट है, अर्थ जो है एक बिग मैग्नेट है, यह सबसे पहले किसने बताया था। जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आए, ठीक है, इनका ओरिजिन क्या है। और ह्यूमन बॉडी से भी इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकता है, यह बात सबसे पहले किसने पता किया। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यह बात जो है सबसे पहले किसने पता किया। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर की खोज किसने की। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या है। फ्लूइड थ्योरी क्या है, 2 फ्लूइड थ्योरी, 1 फ्लूइड थ्योरी क्या है। हु डिस्कवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की खोज किसने किया। ठीक है, फर्स्ट बैटरी किसने खोजा। ये सब जो है आपके हिस्ट्री ऑफ चार्ज में ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर आप जान जाएंगे। ठीक है, और भी देखिए, काइट एक्सपेरिमेंट के बारे में आप जान जाएंगे, काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज आप पढ़ते हैं, इसकी खोज किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लास 12 के लिए। लाइटनिंग रॉड की खोज किसने किया। फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज किसने किया। फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने किया। इलेक्ट्रिक बल्ब का डिस्कवर किसने किया। एसी का डिस्कवर किसने किया। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट की खोज किसने की। और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप चार्ज पढ़ते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम, उसकी वैल्यू सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की खोज किया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे बड़ी बात कि ये आप हिस्ट्री पढ़ने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपका तैयार हो जाएगा, अलग से आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप की खोज किसने किया। ठीक है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग, ये जो अर्थिंग या ग्राउंडिंग जो आप करते हैं घर में, वो सबसे पहले किसने खोजा। ठीक है, अच्छा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, एसी वर्सेज डीसी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये टॉपिक आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, हाँ, लेट्स बिगिन हिस्ट्री ऑफ चार्ज। एक साथ आपके डबल टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो जो हिस्ट्री ऑफ चार्ज है, ये जो चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज हुई है, ये कोई कुछ वर्षों की खोज नहीं है, ये आपको 2600 साल लग गए, 2600 ईयर। चार्ज को समझने में, इलेक्ट्रिसिटी को समझने में 2600 साल लग गए। इसमें जो पहला नाम आता है वो है थेल्स। 600 BC, ईसा के जन्म के 600 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट। थेल्स जो है ग्रीक देश के रहने वाले थे और ग्रीक में माइलेटस नामक स्थान के रहने वाले थे, तो थेल्स ऑफ माइलेटस। मैथ में क्लास 10th में है, वहाँ आप पढ़े होंगे कि एक मैथमेटिशियन थे, और थेल्स थ्योरम आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। ठीक है, थेल्स थ्योरम आप क्या पढ़े होंगे कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके
कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ में जो रेशियो होता है वह सेम होता है। ठीक है, तो यह जो है थेल्स का नाम आप पहले से जानते हैं, थेल्स थ्योरम क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। तो यह एक मैथमेटिशियन थे और इसके अलावा ये फिलोसोफर थे, फिलोसोफर। उनके वाइफ के पास जो है ज्वेलरी था जो कि अंबर का बना हुआ था, अंबर का बना हुआ ज्वेलरी था। उस पर अक्सर डस्ट पार्टिकल बैठ जाया करते थे, चिपक जाते थे। तो एक बार उसे साफ़ कराने के लिए ये ज्वेलरी मेकर के पास लेकर गए अपने वाइफ की ज्वेलरी को। ठीक है, तो ज्वेलरी मेकर ने जो है साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए अंबर को काफ़ी रब किया और जब उसको ज़मीन पर रखा तो इन्होंने, थेल्स ने एक बात नोटिस किया कि वो अंबर जो है स्ट्रा और ग्रास को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो आश्चर्यचकित हुए कि कैसे एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट जिसमें जान है ही नहीं, वह बेजान ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चीज़ को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके बाद जो है ये अंबर पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। घर पर जो है अंबर को इन्होंने उल से रगड़ा, उल से रगड़ा अंबर को, तो देखा कि अंबर में ये प्रॉपर्टी आ जा रही है कि वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे लीव्स हो गए, ठीक है, स्ट्रा हो गया, हेयर हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, ठीक है, बुरादा, लकड़ी का जो है बुरादा, इन सब चीज़ों को वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। इनके पास एक बिल्ली थी, बिल्ली के फर पर जो है अंबर को इन्होंने रब किया, तब भी उसमें देखा कि ये प्रॉपर्टी आ जा रही है कि वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यह बात उन्होंने लोगों को बताया और ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, तो इन्होंने इसका रीज़न क्या दिया कि अंबर क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस समय साइंस नाम का कोई चीज़ तो था नहीं, 2600 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, ईसा के जन्म से 600 साल पहले इन्होंने जो है इसका रीज़न ये बताया कि ज़रूर अंबर में साउल्स, आत्माएं रहती होंगी जो रगड़े जाने पर चीज़ों को क्या करती होंगी, अट्रैक्ट करती होंगी, नहीं तो ऐसे कोई बेजान चीज़ किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आ रही है कि अंबर क्या होता है। तो अंबर का इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंबर एक गम है, एक रेजिन है। कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जिनका छाल हटाए जाने पर उनसे रेजिन निकलता है, गम निकलता है और सूख कर जम जाता है। ठीक है, गोल्ड कलर का होता है और इसका यूज जो है पुराने समय में आभूषण बनाने में किया जाता था, ज्वेलरी बनाने में किया जाता था। बात समझा रहा? तो इस इफ़ेक्ट को अंबर इफ़ेक्ट नाम दिया गया, अंबर इफ़ेक्ट। अंबर को जो है जब रब कर रहे हैं तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस इफ़ेक्ट को नाम दिया गया अंबर इफ़ेक्ट। क्लियर है? चलिए, अब जो है दूसरे व्यक्ति का नाम जो आता है, इनके 300 साल बाद, इनके 300 साल बाद 300 BC थियोफ्रेस्टस कौन थे? तो ये अरिस्टोटल के डिसिपल, शिष्य थे, डिसिपल ऑफ अरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, तो अरिस्टोटल के जो है ये शिष्य थे। इन्होंने थेल्स की इस खोज के बारे में एक बुक लिखा। बुक का नाम रखा अबाउट द स्टोन्स। बुक का नाम रखा अबाउट द स्टोन्स। इस बुक में उन्होंने थेल्स के खोज के बारे में लिखा, अंबर इफ़ेक्ट के बारे में लिखा, पत्थरों के बारे में। अंबर क्यों चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, इसके पीछे का जो रियल वजह है उसको जानने की कोशिश लंबे समय तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, एक्चुअल रीज़न क्या है इसके पीछे, उसको जानने की कोशिश लंबे समय तक किसी ने नहीं किया। तो जो है अब सीधे स्टोरी आता है नंबर 3, 1600, सन 1600। ठीक है, 16 सन 1600 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने इस बुक को पढ़ा और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने देखा कि जो अंबर इफ़ेक्ट है वो केवल अंबर में ही नहीं है, और भी कई मटेरियल्स हैं जिनमें अंबर की तरह का ही प्रॉपर्टी है, अंबर इफ़ेक्ट है। जैसे इबोनाइट, ठीक है, सल्फर,
क्रिस्टल तो इन्होंने देखा कि इन मटेरियल्स को भी जब आपस में रब करते हैं तो ये लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अंबर इफेक्ट इनमें भी है। तो इन्होंने इसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रियस। इनको इलेक्ट्रियस नाम क्यों रखा, तो ध्यान देंगे अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इलेक्ट्रॉन, यहाँ के है, ध्यान देंगे, सी नहीं है। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, तो विलियम गिलबर्ट ने इनका नाम इलेक्ट्रियस रखा, इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकस मतलब होता है लाइक अंबर, अंबर जैसा। तो अंबर जैसा प्रॉपर्टी इनमें भी है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिकस नाम दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया, उस बुक का नाम था डी मैग्नेट। स्क्रीन पर आप बुक का इमेज देख सकते हैं। बुक पब्लिश किया और उस बुक में जो है इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकस वर्ड का यूज किया। बात समझ रहा है? अच्छा, और इस बुक में इससे पहले इन्होंने ही बताया कि अर्थ जो है एक बड़ा मैग्नेट है, अर्थ एक बिग मैग्नेट है। ये बात सबसे पहले इन्होंने ही बताया और अपनी खोजों के बारे में इस बुक में लिखा। इसलिए इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या पाया कि मेटल को रब करने पर उसको इलेक्ट्रीफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि मेटल को रब करके इलेक्ट्रीफाई करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहा? चलिए, अच्छा, इन्होंने रीजन क्या दिया, जो अंबर इफेक्ट का रीजन इन्होंने क्या समझाया, तो इन्होंने देखा कि ऑयल के डिब्बे पे ऑयल लगा रहता है, तो वो जो है उस पर डस्ट ज़्यादा लगे हुए हैं बाकी दूसरे डब्बों की तुलना में, ठीक है। तो ऑयल के डिब्बे पर इन्होंने देखा कि डस्ट लगे हुए हैं, क्योंकि ऑयल से ये डस्ट चिपक जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ज़रूर जो है इन मटेरियल्स को रब करने पर इनसे भी कुछ फ्लूइड निकलता होगा, ठीक है, चिपचिपा फ्लूइड निकलता होगा, अदृश्य इनविजिबल स्टिकी ऑयल निकलता होगा जो चीज़ों को चिपका लेता होगा, ठीक है। तो इन्होंने फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल दिया, कॉन्सेप्ट दिया, फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जब हम बॉडी इनको रगड़ते हैं, इनको जब रब करते हैं, तो इनसे जो है एक स्ट्रीम निकलता है ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का, जो कि चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने रब करने से पहले वेट तौला और रब करने के बाद वेट तौला, तो देखा कि बराबर है। तो इन्होंने कहा कि उन पार्टिकल्स के निकलने से, जो भी इनविजिबल पार्टिकल्स निकल रहे हैं रब करने पर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में जा रहे हैं, ठीक है, उनके निकलने से वेट में लॉस नहीं होता है। यह बात इन्होंने बताया। बात समझ रहा? अच्छा, इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप इन्होंने ही बनाया, उसका नाम रखा इन्होंने वर्सोरियम, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप। इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एक नीडल था, ठीक है, एक सिंपल नीडल था, और इन चीज़ों को रब करके जब उस नीडल के पास ले जाते थे तो नीडल जो है अट्रैक्ट होता था, तो पता चल जाता था कि हाँ, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप इन्हीं को बनाया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिफिकेशन का इन्होंने डिफिनेशन दिया। इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन को चार्जिफिकेशन भी कहते हैं, चार्जिफिकेशन। और इलेक्ट्रीफाई या चार्ज का भी डिफिनेशन दिया। इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया कि व्हेन सर्टेन पेयर ऑफ सब्सटेंसेज आर रब्ड टुगेदर दे acquire the property of attracting light bodies. On acquiring this property,
द बॉडीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रीफाई और चार्ज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिफिकेशन। बात समझ रहा है? मतलब दो बॉडीज को कुछ निश्चित दो बॉडीज को जब रब किया जाता है तो वह लाइट बॉडीज को क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है, उसमें यह प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को आ जाने के बाद उस बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये जो फिनामिना है, इस फिनामिना से जो हम बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, इस फिनामिना को उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन कहा या चार्जिफिकेशन कहा। ठीक है, तो ये सब जो है विलियम गिलबर्ट का ही दिया हुआ है, जिसके कारण इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने क्या बताया कि जब दो बॉडीज को रब कर रहे हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने नाम रखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए अगले साइंटिस्ट का नाम आता है 1660 में ओट्टो वान गुरिके। इन्होंने जब अंबर को गर्म किया, आग पर गर्म किया और उसके बाद उसको जब रब किया तो देखा कि उसकी अट्रैक्टिंग पावर बढ़ गई है। तो इन्होंने सोचा कि अट्रैक्शन पावर और कैसे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर बनाया, जिसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आयरन के रॉड पर एक सल्फर ग्लोब लगा हुआ था, उसमें एक हैंडल भी था। तो इन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर हाथ रखा और दूसरे हाथ से हैंडल को घुमाया, ग्लोब को घुमाया, नचाया, तो हाथ और ग्लोब के बीच में फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा था। तो फ्रिक्शन से उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक डेवलप हो गया। तो इन्होंने देखा कि वह फेदर को अट्रैक्ट कर लिया। फेदर मतलब चिड़िया का छोटा पंख को वो क्या कर दिया? अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, पहले तो फेदर अट्रैक्ट हुआ, उस पर आके चिपक गया, और दूसरी बार उसको पास लाने पर वो अट्रैक्ट ना होकर रिपल हो रहा था। उसी फेदर को दोबारा जब लाया जा रहा था उसके पास, तो वह रिपल हो रहा था ग्लोब से। तो इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो केवल अट्रैक्शन ही नहीं होता है, रिपल्सन भी होता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स दो तरह का होता है। तो इलेक्ट्रिक रिपल्सन फोर्स की खोज इन्होंने ही किया। कह सकते हैं कि इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक रिपल्सन फोर्स की खोज किया। इसके पहले के जो भी लोग थे वो यही जानते थे कि केवल इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, उस ग्लोब, अच्छा, फ्रिक्शन के कारण जब उसके ऊपर हाथ रख कर इन्होंने घुमाया तो अंधेरे में इन्होंने देखा कि हाथ और ग्लोब के बीच में टीनी इलेक्ट्रिक स्पार्क भी निकल रहा है। ठीक है, टीनी इलेक्ट्रिक स्पार्क्स आप खुद भी देखते होंगे। जब आप जाड़े के दिनों में गद्दे के अंदर सोते होंगे तो गद्दे और आपके स्किन के बीच में फ्रिक्शन के कारण आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रिक स्पार्क देखने को मिलता होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप जब जैकेट उतारते होंगे अंधेरे कमरे में तो जैकेट और आपके स्किन के बीच में फ्रिक्शन के कारण आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखते होंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब अगले नंबर पर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खोज को आगे बढ़ाया उनका नाम है रॉबर्ट बायल। इन 1675 रॉबर्ट बायल्स लॉ आप जानते होंगे, बायल्स लॉ पढ़े होंगे आप गैस वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री में। तो फेमस साइंटिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने लॉ दिया हुआ है। लॉ क्या दिया था? इन्होंने लॉ दिया था P1 V1 = P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स जो है वह वैक्यूम में भी वर्क करता है। इस बात की इन्होंने खोज की। ठीक है, अच्छा, नंबर 6 पर अगले साइंटिस्ट हैं स्टीफन ग्रे। ठीक है, इन 1729 स्टीफन ग्रे। ओके, अच्छा, स्टीफन ग्रे को जो है कुछ साइंटिस्ट इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं। क्यों? तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टीफन ग्रे ने एक ग्लास रॉड लिया और वहां पर एक कॉर्क लगाया, कॉर्क। ठीक है,
तो इन्होंने ग्लास रॉड को जब रब किया, हाथों से रब किया, तो इन्होंने देखा कि कॉर्क जो है लाइट बॉडीज को क्या कर रहा है, लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट कर रहा है। इन्होंने सोचा कि मैंने तो ग्लास को रब किया है, कॉर्क क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, कॉर्क को तो मैंने रब किया ही नहीं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लो करके दूसरे एंड तक पहुंच रहा है। ठीक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया कि ग्लास रॉड से एक थ्रेड लंबा थ्रेड बांधा, ठीक है, और सूखा थ्रेड था। तो इन्होंने अब जो है ग्लास रॉड को हाथों से रब किया, और ये इसका जो दूसरा एंड था वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। थ्रेड का जो दूसरा एंड है वो लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो होकर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि इस धागे को गीला कर दिया, थ्रेड को गीला कर दिया, पानी से, जल से गीला कर दिया। अब जो है इन्होंने रब किया ग्लास को, तो अब वो उसका थ्रेड का जो दूसरा एंड था वो लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करने लग गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लो होकर दूसरे एंड तक पहुँच रहा था। तो इस तरह से इन्होंने पता करना स्टार्ट किया कि किन किन चीज़ों से इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है और किन चीज़ों से इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर की खोज इन्होंने ही किया। जिन बॉडी जैसे जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकता था उन मटेरियल्स को इन्होंने कंडक्टर नाम दिया, और जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो सकता था उनका नाम इन्होंने इंसुलेटर रखा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी को रस्सी से हवा में लटकाया गया है। इन्होंने पता किया कि ह्यूमन बॉडी से भी इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकता है या नहीं। इन्होंने क्या किया कि ग्लास रॉड को खूब रब किया और लटकाए गए इंसान के पैरों पे उस ग्लास रॉड को टच किया, तो जो इंसान लटका हुआ है रस्सी पर वह उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक फ्लो होकर उसके हाथों तक पहुंचा, और उसका हाथ लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, उसके फिंगर्स लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट कर रहा था। इन्होंने ग्लास रॉड कहाँ टच किया, ग्लास रॉड को टच किया उसके पैरों के पास, और इलेक्ट्रिक फ्लो होकर उसके हाथों तक पहुंच गया। हाथ से जो है लाइट बॉडीज अट्रैक्ट हो रहे थे, यानी कि ह्यूमन बॉडी से भी इलेक्ट्रिक फ्लो करता है। तो यह बात खोजने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट स्टीफन ग्रे थे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने देखा कि अगर किसी बॉडी को रब करके जब उस पर इलेक्ट्रिक डेवलप कर दे रहे हैं और जब अर्थ के कांटेक्ट में ला दे रहे हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रिक डेवलप हो रहा है वो ख़त्म हो जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो होकर अर्थ में चला जा रहा है। ठीक है, यानी कि अर्थ में इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, यानी अर्थिंग कह सकते हैं। अर्थिंग और ग्राउंडिंग की खोज जो है इन्हें किया हुआ है। ओके, चलिए अगले साइंटिस्ट हैं CF डूफे। ठीक है, इन 1733 CF डूफे, चार्ल्स फ्रांसिस डूफे। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। इन्होंने देखा कि मेटल को भी रब करके इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि उस मेटल को इंसुलेटर से पकड़ना है, ग्लास से, ठीक है, चाहे किसी इंसुलेटर से पकड़ना है, ताकि जो मेटल पे जो डेवलप होगा इलेक्ट्रिक वो आपके बॉडी से होते हुए अर्थ में ना जाए। इसके पहले क्या था, इसके पहले विलियम गिलबर्ट, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मेटल को जो है चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसको रब करके उसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं किया सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। लेकिन इन्होंने कहा कि मेटल को भी इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है रब करके, लेकिन शर्त यही है कि उसको आपको इंसुलेटेड हैंडल से पकड़ना पड़ेगा, ताकि जो भी चार्ज डेवलप होगा वह आपके बॉडी से होते हुए अर्थ में ना जाए। बात समझ आ रहा है? अच्छा, और इन्होंने टू फ्लूइड थ्योरी दिया, टू फ्लूइड थ्योरी। टू फ्लूइड थ्योरी क्या है, तो ध्यान देंगे, इन्होंने विलियम गिलबर्ट ने क्या दिया था, विलियम गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिक फ्लूइड थ्योरी, तो इलेक्ट्रिक फ्लूइड थ्योरी का कॉन्सेप्ट इन्हीं का दिया हुआ है, इसको आगे बढ़ाया और इन्होंने टू फ्लूइड थ्योरी दिया। इन्होंने देखा कि अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक रिपल्सन दोनों है, यानी कि ज़रूर दो तरह का इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकलता होगा बॉडीज से रब करने पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि
ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड सिल्क से रब किया हुआ है, ये ग्लास रॉड भी सिल्क से रब किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बीच में इन्होंने देखा कि रिपल्सन हो रहा है। उसके बाद ये अंबर का रॉड है और ये भी अंबर का रॉड है। ये अंबर फर से रब किया इन्होंने और इस अंबर को भी इन्होंने फर से रब किया, तो दोनों में देखा कि रिपल्सन हो रहा है। उसके बाद इन्होंने ग्लास रॉड लिया और एक अंबर रॉड लिया, इसको इन्होंने सिल्क से रब किया और इसको इन्होंने फर से रब किया, तो देखा कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इन्होंने टू फ्लूइड थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है, इसका मतलब ज़रूर दो तरह के इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकलते होंगे रब करने पर, इनविजिबल इलेक्ट्रिक फ्लूइड। ठीक है, जो जिसकी वजह से अट्रैक्शन रिपल्सन है। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लूइड का नाम इन्होंने रखा रेजिनस और दूसरे इलेक्ट्रिक फ्लूइड का नाम रखा इन्होंने विट्रियस। रेजिनस जो वर्ड है वह रेजिन से निकल कर आया। अंबर क्या है? अंबर एक रेजिन है, तो वहाँ से इन्होंने रेजिनस वर्ड निकाला। ठीक है, अच्छा, ग्लास को लैटिन भाषा में विट्रम कहा जाता था, तो विट्रम से विट्रियस वर्ड निकला, इन्होंने विट्रियस वर्ड दिया। तो कहा कि दो तरह का इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, एक विट्रियस और दूसरा रेजिनस। उन्होंने बोला कि ग्लास को जब सिल्क से रब करते हैं, ये भी ग्लास है सिल्क से रब किया हुआ है, ये भी ग्लास है सिल्क से रब किया हुआ है, इन्होंने कहा कि इसके ऊपर विट्रियस इलेक्ट्रिक फ्लूइड आ गया है, इसके ऊपर भी विट्रियस इलेक्ट्रिक फ्लूइड आ गया है। ठीक है, ये अंबर है फर से रब किया हुआ है, ये अंबर भी फर से रब किया हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि दोनों के ऊपर रेजिनस इलेक्ट्रिक फ्लूइड आ गया है। और यहाँ पर जो है ये ग्लास है सिल्क से रब किया हुआ है, इस पर विट्रियस इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, और ये अंबर है फर से रब किया हुआ है, इस पर रेजिनस इलेक्ट्रिक फ्लूइड है। तो यहाँ पर सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, विट्रस रिपल्सन हो रहा है, यहाँ रेजिनस है, रिपल्सन हो रहा है, ये विट्रस और रेजिनस है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो इन्होंने टू फ्लूइड थ्योरी दिया। टू फ्लूइड थ्योरी क्या है कि सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड रिपल टू ईच अदर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझ में आ गया? तो टू फ्लूइड थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो है अगले साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1750, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनको शॉर्टकट में केवल लोग बेन भी कहते थे। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनकी थोड़ी बात हम डिटेल में करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है हिस्ट्री ऑफ चार्ज या हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इन्होंने टू फ्लूइड थ्योरी को खारिज करके वन फ्लूइड थ्योरी दिया। ठीक है, इन्होंने वन फ्लूइड थ्योरी की बात किया, वन फ्लूइड थ्योरी। इन्होंने बोला कि जब दो अलग अलग मटेरियल को रब करते हैं तो उनके बीच में केवल एक ही तरह के इलेक्ट्रिक फ्लूइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि रब करने पर एक बॉडी से इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकल रहा है, दूसरे बॉडी में जा रहा है, यानी जिससे निकला इलेक्ट्रिक फ्लूइड उसमें इलेक्ट्रिक फ्लूइड घट गया, उसको उन्होंने कहा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिसमें एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लूइड का एक्सेस हो गया, उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज नाम दिया कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ रही है वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड अ बॉडी गेट पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड अ बॉडी गेट नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि विट्रस और रेजिनस का नाम चेंज करके इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रख दिया। ठीक है, विट्रस का नाम पॉजिटिव रख दिया, रेजिनस का नाम नेगेटिव रख दिया। अब बात आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों रखा इन्होंने, तो ध्यान देंगे, इन्होंने मैथ की तरह सोचा। इन्होंने सोचा कि जब दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, ठीक है, दो बॉडीज को जब रब कर रहे हैं तो अगर एक पर +3 इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो रहा है तो दूसरे पर -3 इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो रहा है, दोनों पर अपोजिट नेचर के इलेक्ट्रिक डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, जब दोनों को कांटेक्ट में वापस लाते हैं तो वापस दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, दोनों न्यूट्रल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने प्लस और माइनस नाम दिया चार्ज का। ठीक है,
लाइटनिंग रॉड की खोज इन्होंने ही किया है। लाइटनिंग रॉड आप स्क्रीन पर इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने पता लगाया कि अगर रॉड का एंड नुकीला हो, शार्प एज हो, तो वह लाइटनिंग को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो लाइटनिंग रॉड है, जिससे आज हम इमारतों पर, बड़ी बड़ी इमारतों पर लाइटनिंग रॉड लगाते हैं और जिसकी वजह से हम सुरक्षित बच पाते हैं, तो यह खोज इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की खोज इन्हीं का किया हुआ है, यानी कि दो बॉडीज को रब करने से पहले उनका टोटल चार्ज और रब करने के बाद जो टोटल चार्ज है वो सेम रहता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि चार्ज को ना तो डेवलप किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि एक पर अधिकता हो जाती है और एक पर कमी हो जाती है चार्ज का। ओके, चलिए। अच्छा, और इनका अगला क्या खोज है, इन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट किया था। इनका काइट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। काइट एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये आसमान की बिजली को छूना चाहते थे, लाइटनिंग को टच करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया कि लाइटनिंग जब हो रही थी तो ये पहाड़ पर गए और इन्होंने एक काइट उड़ाया, प्लास्टिक का काइट था, उसमें उन्होंने मेटल का वायर भी लगा रखा था आगे, और सिल्क का थ्रेड था, और काइट को इन्होंने उड़ाया, बादलों तक पहुंचाया, काफ़ी ऊंचा उड़ाया, ठीक है। और थ्रेड के निचले हिस्से पर एक मेटल की लटकाया, ठीक है। और सेफ्टी के लिए ये जो है काफ़ी कुछ पहन रखे थे, काफ़ी चालाक इंसान थे ये। बारिश हो रही थी तो बारिश के कारण थ्रेड जो है गीला हो गया था और लाइटनिंग क्लाउड से थ्रेड से होते हुए की तक पहुंच रहा था, और की और इनके हाथ के बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहे थे, ठीक है। इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो की और हाथ के बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहे थे। ये एक लकी इंसान थे कि केवल इनको एक ही शॉक लगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो लाइटनिंग है और जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं वो दोनों सेम हैं, ठीक है। तो लाइटनिंग एक नेचुरल इलेक्ट्रिक फिनोमिना है, इस बात को इन्होंने प्रूफ कर दिया। इसके पहले, इनके एक्सपेरिमेंट के पहले लोग लाइटनिंग को अलग चीज़ समझते थे और इलेक्ट्रिक स्पार्क जो होते हैं उनको अलग समझते थे। इनके सम्मान में CGS यूनिट, चार्ज का जो CGS यूनिट है उसका नाम फ्रैंकलिन रखा गया है। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से हिस्ट्री ऑफ चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है। हर एक छोटी छोटी खोज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी मायने रखता है। अगर वो खोज नहीं हुई होती तो फिर अगला खोज नहीं हुई होती, ठीक है। तो साइंस का डेवलपमेंट धीमे धीमे होता है, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था। 9 पे जो साइंटिस्ट हैं, इन 1800 AD एलेसांड्रो वोल्टा एक बार ये बायोलॉजी के लैब में फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने फ्रॉग के पैरों पर जिंक और कॉपर के 2 पतले पतले रॉड लगा रखे थे और दोनों आपस में टच भी कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि फ्रॉग को शॉक लग रहा, उसके पैरों को शॉक लग रहा था, पैर फैल रहे थे, सिकुड़ रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था, तो वहाँ से इनको आइडिया आया इलेक्ट्रिक सेल बनाने का। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फ्रॉग के अंदर जो भी लिक्विड है, ठीक है, फ्रॉग के बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड है वह इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था। तो इन्होंने जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी बनाया जिसमें जिंक और कॉपर के क्वाइंस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ जिंक एंड कॉपर, और बीच बीच में इन्होंने कार्डबोर्ड लगा रखा था जो कि साल्ट से गीला किया हुआ था। इस तरह से इस पाइल्स मतलब ढेरी, इसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव था। अब इन्होंने क्या किया कि वायर, उस समय इलेक्ट्रिक मीटर नहीं था, बल्ब नहीं था जिसको ये कनेक्ट करके चला कर देख सकते कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपने टोंग का यूज किया, जीभ का यूज किया। तो जीभ से इसको कनेक्ट किया, टोंग। तो ये करीब जो है 24 जो है लेयर्स थे, यानी कि 24 वोल्ट DC डेवलप हो रहा था,
जो इनकी जीभ से पास किया और इनको बार बार इनको शॉक लगता था, जब भी ये टच करते थे तो इनके जीभ को शॉक लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रहा था। केमिकल रिएक्शन की वजह से डीसी करंट फ्लो हो रहा था। तो फर्स्ट डीसी करंट, पहली बार डीसी करंट जो डेवलप किया इन्होंने ही डेवलप किया। तो डीसी करंट के खोजकर्ता हम कह सकते हैं कि यही हैं, डिस्कवरर है। ये फर्स्ट बैटरी है जो कि इनके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसको वोल्टाइक पाइल कहा जाता है, वोल्टाइक पाइल। इनका नाम वोल्टा है तो वोल्टाइक पाइल, इस ढेरी का नाम इन्होंने वोल्टाइक पाइल रखा। ठीक है, अच्छा, इनके सम्मान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट रखा गया है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, वो इन्हीं के नाम के सम्मान में रखा गया है। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करके दिखाया। इसके पहले इलेक्ट्रिक फ्लो हुआ था तो वो क्लोज्ड पाथ में नहीं फ्लो हुआ था, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अच्छा, अगले जो साइंटिस्ट हैं वह है माइकल फैराडे इन 1831, MICHAEL, माइकल फैराडे। काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। 10th में इनका नाम आप सुने होंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्हीं का दिया हुआ है। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी इनका योगदान है। केमिस्ट्री में जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, क्वाइल और मैग्नेट का इनका जो एक्सपेरिमेंट है काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्वाइल और मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट को काफ़ी लंबे समय तक किया था और क्वाइल और मैग्नेट की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करने की कोशिश जो है इन्होंने कई वर्षों तक किया और लास्ट में झल्ला करके जब क्वाइल और मैग्नेट को पटक दिया तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। तो वहाँ से इनको आइडिया मिल गया कि करंट कैसे डेवलप करना है। ठीक है, तो यह एक तरह से अचानक से इनको आइडिया मिल गया। वैसे यहाँ भी अचानक से इनको आइडिया मिल गया था फ्रॉग की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब देखिए तो इन्होंने क्या बताया कि मैग्नेट है और ये क्वाइल है और ये गैल्वेनोमीटर है। तो जब मैग्नेट क्वाइल के अंदर बाहर मूव करता है तो क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया, डीसी जनरेटर। फर्स्ट डीसी जनरेटर इन्हीं का बनाया हुआ है। स्क्रीन पर इमेज आप देख सकते हैं। इसको फैराडेज डिस्क जनरेटर भी कहा जाता है, फैराडेज डिस्क जनरेटर। इसमें एक डिस्क है और मैग्नेट के बीच में घूम रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है। इनके सम्मान में कैपेसिटेंस के यूनिट का नाम फैराड रखा गया है। एक बार किसी व्यक्ति ने इनसे पूछा कि चार्ज क्या है, तो इन्होंने बताया कि चार्ज एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक समय आएगा जब इंसान को उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक का बिल पेमेंट करते हैं, आप जानते ही हैं। तो चलिए अब खोज जो है आगे बढ़ता है और अगले साइंटिस्ट हैं 1879 थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। ये हर कोई जानता है। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब 1879 में इनके द्वारा खोजा गया। कहा जाता है कि इन्हीं के समय में जोसेफ स्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो भी इन्हीं के साथ साथ इलेक्ट्रिक बल्ब के खोज वो भी कर लिए थे। तो इन्होंने जोसेफ स्वान के साथ मिलकर एक कंपनी खोला। ठीक है, एक कंपनी खोला और ये अपने बल्ब को लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि माइकल फैराडे का जो जनरेटर था, डीसी जनरेटर, वो काफ़ी मॉडिफाइड हो चुका था इनके समय तक। यहाँ पे गैपिंग है टाइम की। तो माइकल फैराडे का जो जनरेटर वो काफ़ी मॉडिफाइड होकर बड़ा हो चुका था और उसके हेल्प से जो है इन्होंने बल्ब लोगों के घर घर तक पहुँचाया। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक कंपनी बैठाया, लेकिन इनका डीसी करंट अधिक दूर तक नहीं जा सकता था। अधिक से अधिक एक मील तक जाता था और हर एक मील की दूरी पर इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाना पड़ता था। तो काफ़ी जो है जो करंट था वो महंगा था, कॉस्टली था। ठीक है, और उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो चाहते थे कि दूर दराज में जो किसान रहते हैं वहाँ तक इलेक्ट्रिक पहुँच सके। ठीक है, इसके अलावा डीसी करंट में एक कमी था, डीसी करंट से वायर गर्म हो जाते थे। ठीक है, और इनका जो स्टार्टिंग में जो भी बल्ब बनाए हुए थे वो थोड़े कम रोशनी देते थे और गर्म होने पर कभी कभी विस्फोट कर जाते थे और घर में आग लग जाते थे। इनके कंपनी में निकोला टेस्ला नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान इंजीनियर काम करने आया, जो आगे चलकर बहुत फेमस हुआ। उससे इन्होंने कहा
कि अगर तुम मेरे डीसी करंट की कमियों को दूर कर दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने एसी जनरेटर बनाया डाला। अगले जो साइंटिस्ट हैं निकोला टेस्ला, इन 1886 निकोला टेस्ला, इन्होंने पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर बना डाला, एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर तो इन्होंने बनाया था, एसी जनरेटर जो पहला है वो इनका बनाया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने ट्रांसफार्मर बनाया, ट्रांसफार्मर के अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर भी बनाया, एसी मोटर। इन्होंने एडिसन का कहना तो पूरा कर दिया, लेकिन एडिसन ने पैसे देने से इनकार कर दिए। तो इन्होंने जॉर्ज वेस्टिंग हाउस नाम की इलेक्ट्रिक कंपनी थी उस समय, उससे इन्होंने सौदा कर लिया। निकोला टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंग हाउस नाम की कंपनी से सौदा कर लिया और अपना जो है अपना एसी जनरेटर उनको बेच दिया। और जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के साथ मिल करके इन्होंने एक अलग कंपनी खोला जो कि एसी सप्लाई करता था। और एसी की खासियत ये थी कि ये कई हज़ारों मील तक जा सकता था और बिना पावर लॉस के। इसमें पावर लॉस भी नहीं होता था। ये इसके अलावा एसी जो है वो डीसी की तुलना में सस्ता भी था। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से एसी का वोल्टेज बढ़ा दिया जाता था और ये बहुत दूर तक भेजा जा सकता था। और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ पर बल्ब होता था, वहाँ पर ट्रांसफार्मर की हेल्प से वापस इसका वोल्टेज घटाया जा सकता था। ठीक है, तो इससे जो है इसके तो एसी के बहुत फ़ायदे थे। इस तरह से धीरे धीरे थॉमस एडिसन की कंपनी घाटे में चली गई और एसी जो है इंडस्ट्रियल करंट बन गया। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में हम एसी ही यूज करते हैं। और अब अगले नंबर पे जो साइंटिस्ट हैं, नंबर 13 पर 1897 जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। इसके बाद रदरफोर्ड आए, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई। ठीक है, और न्यूट्रॉन की भी आगे चलकर खोज हुई, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चला। ठीक है, तब पता चला कि जब दो मटेरियल को रब करते हैं तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही वह इलेक्ट्रिक फ्लूइड है जिसकी बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वन फ्लूइड थ्योरी दिया था और उन्होंने बोला था कि जो मटेरियल को रब करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लूइड ट्रांसफ़र होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। वास्तव में वह इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या था? वास्तव में वह इलेक्ट्रिक फ्लूइड इलेक्ट्रॉन था, जो कि आगे चल के पता चला। अब जो लास्ट साइंटिस्ट हैं 1909 में मिलिकन का ऑयल एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने ही सबसे पहले पता किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आप पढ़ते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वह इन्हीं का खोजा हुआ है। ठीक है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की खोज इन्होंने ही किया मिलिकन ने। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री ऑफ चार्ज आपका कंप्लीट होता है और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट होता है। एक साथ दो टॉपिक आपका तैयार हुआ और स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोले थे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी अब आप जान गए होंगे। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सब जान सकें। थैंक यू।